Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे मैप मेथड का यूज करके हम किसी भी एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और हमने एक बटन वाली बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज भी की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है कंडीशनल रेंडरिंग। देखेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे कैसे, और कुछ बेसिक से एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये कंडीशनल रेंडरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है? देखो, कंडीशनल रेंडरिंग की मदद से आप अपने कोड के अंदर किसी भी कंडीशन के बेस पर कोई भी डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप घर पे बैठे हो और तभी आपको बाहर जाना है और आप देखते हो कि बारिश आ रही है, तो फिर आप छाता ले लोगे। आप देखोगे धूप हो रही है तो आप चश्मा पहन लोगे। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हुई कि भाई बारिश आ रही है या धूप आ रही है। अगर बारिश आ रही है तो भाई छाता ले लो, अगर धूप है तो भाई चश्मे पहन लो। दैट्स इट। इसी तरह से हमारे कोड के अंदर भी कई बार बहुत सारी कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बेस पर हम कुछ ना कुछ चीजों को रेंडर कराएंगे। जैसे कि अगर यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन है तो उसे लॉग आउट का बटन दिखाओ ताकि वो लॉग आउट कर पाए। लेकिन अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसे लॉगिन का बटन दिखाओ, यानी कि वो लॉगिन कर पाए। दैट मीन्स यूजर इज लॉगिन, यस और नो, उसके बेसिस पर हम बटन दिखाएंगे। दैट्स इट। इसी को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। और इसे करने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला इफ एल्स जो लेडर होती है उससे आप कर सकते हो, या इफ एल्स स्टेटमेंट जो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट में आपने यूज किया ही होगा। सेकंड जो तरीका है वो है टर्नरी ऑपरेटर का, जो हम सीखेंगे अच्छे से। थर्ड वन इज द एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड एक एक चीज को हम एक एक एक्सरसाइज से क्लियर करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग करना सीखते हैं। That's it. Let's start the video. Okay, तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लिया है और इसको रीसेट भी कर दिया है। और सबसे पहले देखते हैं कि इफ एल से आप कैसे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो। वैसे आप सबको पहले से पता ही होगा कैसे करते हैं, बट स्टिल इन रिएक्ट कैसे यूज करना है वो देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक नया कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना देता हूँ और इसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा ग्रेटेस्ट नंबर। और मैं चाहता हूँ ना कि ये जो कंपोनेंट है वो क्या करे, वो 2 वैल्यू ले एज अ प्रॉप्स, नंबर 1 और नंबर 2, और रिटर्न करे कि भाई दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। दैट्स इट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स, यानी कि जितने प्रॉप्स होंगे वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। अब मैं चला जाता हूँ app.jsx के अंदर और इसे यहाँ पे कॉल करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, और यहाँ पर जो है मुझे सजेशन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं एज अ प्रॉप्स 2 चीजें दे दूंगा, एक होगा नंबर 1 जो कि लगते हैं 50 और एक होगा नंबर 2 जो कि रखते हैं 100। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है ग्रेटेस्ट नंबर को। ग्रेटेस्ट नंबर वाला जो कंपोनेंट है वो विद 2 प्रॉप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इसको एक्सेस करके यहाँ पे मैं करूंगा कंडीशनल रेंडरिंग। देखो, इस वाले रिटर्न को अभी के लिए हटा दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, और सबसे पहले ना इफ के अंदर आएगी कंडीशन कि भाई क्या करना चाहते हैं। अगर नंबर 1 बड़ा है तो रिटर्न करो नंबर 1 इज बिग नंबर, और उसके अलावा अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है यानी कि रिटर्न करो नंबर 2 बड़ा है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स के अंदर जो नंबर 1 आया है वो क्या बड़ा है नंबर 2 से, आई मीन प्रॉप्स डॉट नंबर 2 से। अगर है तो क्या करो, रिटर्न कर दो एक h1 टैग, वाह, जिसके अंदर लिखा होगा नंबर 1 इज बिग। दैट्स इट। ओके, और यहाँ पर एल्स वाला पार्ट आ जाएगा और उसके अंदर क्या रिटर्न करवाना है हमें, उसके अंदर रिटर्न कराएंगे कि भाई नंबर 2 इज बिग। दैट्स इट। या तो फिर रिटर्न कर दो नंबर 2 इज बिग। दैट्स इट। और इसका आउटपुट अगर मैं देखने जाऊं तो अभी आपको दिख रहा होगा नंबर 2 इज बिग, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बेसिक स्टाइलिंग भी अप्लाई कर रखी है, इसलिए ये पैडिंग और फॉन्ट आ रहा है। अगर मैं जाकर इसे 50 से 500 कर दूं तो क्या होगा, नंबर 1 इज बिग। और अगर मैं चाहूं कि नंबर 1 की जगह पे भाई मुझे नंबर दिखे एक्चुअली, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे नंबर 1 हटा देते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे प्रॉप्स डॉट नंबर 1, यानी कि जो हमें प्रॉप्स के अंदर नंबर 1 की वैल्यू मिली है हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स कब यूज करने हैं, तो जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तब भी आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, या तो फिर कोई डायनामिक चीज, यानी कि ये देखो इज बिग जो है ना वो स्टैटिक है, ये जो मैंने नंबर 2 इज बिग लिखा ना वो स्टैटिक है। बट अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ जो डायनामिक हो, जैसे कि वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, कोई प्रॉप्स हो गया, तो वो हमें लिखने हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ऑल्सो कोई लॉजिक हो गया तो वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊंगा ना तो यहाँ पे मुझे 500 इज बिग वो दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे नंबर 2 में भी कर देते हैं प्रॉप्स डॉट num2। दैट्स इट। अगर मैं इसे 1000 कर दूं यहाँ पे तो मुझे दिखाएगा
1000 is big. That's it. तो ये हमने करी कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग इफ एल्स। अब हम देखते हैं इसी चीज को हम टर्नरी ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली इस कोड को मैं हटा दूंगा और टर्नरी ऑपरेटर जो है ना वो इफ एल्स का ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ऐसा समझ लो। उसके अंदर क्या होगा, पहले हमें कंडीशन लिखनी है कि कंडीशन क्या रखनी चाहिए। ओके, तो हम कंडीशन लिखते हैं कि भाई props डॉट num1, यानी कि props के अंदर जो नंबर 1 है वो क्या बड़ा है props के नंबर 2 से, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि ऐसा समझ लो हम पूछ ही रहे हैं अगर नंबर 1 बड़ा है तो यहाँ पे हमें उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है कुछ इस तरह से, नंबर props डॉट num1 is big, दैट्स इट। और अगर बड़ा नहीं है तो उसके बाद हमें ये कॉलम लगाना है और उसके बाद लिखना है जो कि अगर कंडीशन गलत हुई, फॉल्स हुई, यानी कि जवाब ना में आया तो क्या करना है। तो भाई अभी के लिए तो हमें क्या करना है, अगर जवाब ना में आए यानी कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, यानी कि नंबर 2 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे props डॉट num2 is big। और इससे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, देखो अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है ये। सबसे पहले हमने लिखी कंडीशन, यानी कि जैसे हम इफ के अंदर लिखते थे ना कंडीशन, इफ के अंदर ब्रैकेट करके, तो यहाँ पे हमने लिख दी कंडीशन और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ओके, कि भाई हमने सवाल पूछा नंबर 1 इज बिगर देन नंबर 2, अगर जवाब हाँ है तो ये जो पहली वाली जो चीज है ना उसे रिटर्न करवा दो। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखना भूल चुका हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ इस पूरी की पूरी कंडीशन के आगे। तो क्या करो भाई, इस चीज को रिटर्न कर दो, और अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है तो फिर क्या करो, इस चीज को रिटर्न कर दो। बीच में ये कॉलन आ जाएगा और ये जो ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस वो मैंने फॉर्मेटिंग की थी इसी वजह से आ गए, आप नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे हटा के यहाँ पे ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, फिर भी इट्स वर्क प्रॉपर्ली, ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस ऐड कर रहे हैं। दैट्स इट। टर्नरी ऑपरेटर का काम इतना ही है, पहले आ जाएगी कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अगर कंडीशन जो है ट्रू हुई तो हमें क्या करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद कॉलन, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, यहाँ पे ये जो है हमारी कंडीशन है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है और ये हमारा फॉल्स वाला स्टेटमेंट। दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे 1000 इज बिग जैसा पहले आउटपुट आ रहा था वैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं 5000 कर दूं तो मुझे अब आउटपुट में 5000 5000 इज बिग ऐसा दिखेगा, और ये टर्नरी ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज में आएगा आई थिंक। तीसरा जो तरीका है कंडीशनल रेंडरिंग करने का वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि आपको पता होगा एक ऑपरेटर है जो कि कुछ इस तरह से दिखा है, एंड 2 बार, इसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। और ये ऑपरेटर सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट को ही रिटर्न करवाता है, यानी कि जब हमें पता है कि भाई ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर भाई अगर ट्रू है आंसर तो करो, वरना कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर वाला जो एग्जांपल देखा ना, एक्सरसाइज की ना, इसके अंदर क्या था, अगर ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये करो, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी कुछ करना है। ओके, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू जब आए ना तब भी कुछ करना है, तभी ही कुछ करना है, तो तभी हम एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यानी कि जब कंडीशन ट्रू है तभी कुछ करो, अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट। उसे भी एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पे हम करते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट इस लॉगिन, और इसकी वैल्यू अभी के लिए ट्रू रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लॉगिन करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक बूलियन वैल्यू स्टोर है ट्रू, यानी कि ये वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूंगा कि भाई यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन है या नहीं है। ओके, अगर यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन है तो उसे वेलकम वाला एक मैसेज दे दो, अदरवाइज कुछ भी मत करो, यानी कि फॉल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो इसको मैं करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट नंबर के नीचे एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करूंगा इस लॉगिन, यानी कि देखो इसका जवाब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसके बाद में मैं 2 बार एन ऑपरेटर लगा दूंगा और यहाँ पर मैं अपनी चीज को रिटर्न करवाऊंगा, वेलकम टू आवर वेबसाइट। दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊं तो अभी के लिए वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूं तो मुझे वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा हुआ नहीं आएगा। यानी कि ये जो एन ऑपरेटर है, लॉजिकल एन ऑपरेटर, वो सिर्फ ट्रू वाले स्टेटमेंट को ही रिटर्न करवाता है। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर फॉल्स वाला स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, हमें कुछ करवाना ही नहीं है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। दैट्स इट एंड दैट्स इट। लेट्स रैप द वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिएक्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।